उत्तर मध्य मुंबईच्या शक्ती केंद्र प्रमुख मेळाव्यात उपस्थित मंचावर आसनस्थ आदरणीय आमदार श्री आशिष शेलारजी, आदरणीय आमदार श्री पराग अळवणीजी, या जिल्ह्याचे अध्यक्ष आणि असेच असंख्य सामान्य कार्यकर्त्यातून असामान्य नेतृत्व निघालेले असे जिल्ह्याचे अध्यक्ष सुषम सावंतजी, या मुंबईचे महामंत्री आणि माझ्यावर युवा मोर्चात खूप वर्ष काम केलेले असे माझे भाऊ संजय उपाध्यायजी, या शक्ती केंद्र प्रमुख मेळाव्याला आणि शक्ती केंद्र प्रमुखाचा कार्यक्रम पुढे घेऊन जाणारे श्री जतीन देसाईजी, आदरणीय महेश पारकरजी, आदरणीय गणेश पांडेजी, श्रीमती निहारिका खोदलेजी, या जिल्ह्याचे महामंत्री श्री वीरेंद्र म्हात्रेजी, नितेश सिंगजी, अमित शेलारजी, तृप्तीताई ज्या आता माझ्यासोबत आधी काम करत होत्या आणि थोडे महिने इकडे तिकडे झाल्यानंतर तरी आपल्यासोबतच आहेत, सुहास आडिवरेकरजी आणि मंचावर उपस्थित सगळे आदरणीय सन्माननीय व्यक्तिमत्व आणि इथे जमलेली शक्ती केंद्र प्रमुखाच्या या सगळ्या व्यवस्थेतून दिसणारी तुम्हा सगळ्यांना सगळ्यात पहिल्यांदा खूप खूप शुभेच्छा. आज उत्तर मध्य मुंबईनी करून दाखवलं की या संख्येत ज्या पद्धतीने शक्ती केंद्र प्रमुख आले, ते जे आशिषजी म्हणले की मुंबईचा महापौर हाच जिल्हा ठरवणार, त्यावरून या जिल्ह्यातून ठरवणारा महापौर इथे दिसतो. मी काही लिहून आणले, म्हणजे मैंने सोचा कि भाषण हिंदी में करूं या मराठी में करूं. हिंदी में करूंगी कि तो यहाँ पे मराठी भाषिक कुछ 4-5 नेता हैं किसी पार्टी के, वो कहेंगे कि हिंदी भाषा का उपयोग होता है, मराठी भाषा के लिए कुछ नहीं, लेकिन खुद ही हिंदी भाषिक लोगों के साथ वो घूमते रहते हैं. और मुंबई ऐसी जगह है जहाँ पे भाषा ज़रूरी नहीं होता है, मुंबई वाला होना बहुत ज़रूरी होता है. म्हणजे मी मुंबईकर आहे हे म्हणणं फार महत्त्वाचं असतं. मी मराठी माध्यमातून शिकले, माझी मराठी व्यवस्थित आहे, हिंदी व्यवस्थित आहे, इंग्रजी थोडी मोठी तुटकी मुटकी चालू असते, गुजराती थोडं बहुत समजतं, पण शेवटी तो मुंबईकर आहे की नाही, तो कुठल्या गावातून येतो. मी मराठवाड्याचे, आशिषजी कोकणातले, परागदादा कोकणातले, सगळे वेगळ्या वेगळ्या जागेतून येतो, पण तो मुंबईत त्याचा संगम मुंबईकर म्हणून होतो. त्यामुळे मला वाटलं मुंबई या भाषा में थोड़ा बोलो. जब शक्ति केंद्र प्रमुख की बात होती है तो हम 5 मुद्दों पे कार्यकर्ता के बारे में सोचते हैं, और जब 5 मुद्दे 5 उंगलियां साथ आती तो वही मुट्ठी बनती है. जैसे आदरणीय पराग जी ने कहा और उसको आशीष जी ने भी उसका समर्थन किया कि शक्ति केंद्र प्रमुख मुंबई में विशेषता एक पद होना चाहिए. और कार्यकर्ता, हम कहते कि नीचे से ऊपर जाके नेता बनता, लेकिन कार्यकर्ता की ताकत ऊपर से नीचे तक उस कार्यकर्ता को, उस छोटे कार्यकर्ता से लेके उस घर तक पहुंचाने की बहुत ज़रूरत होती है. तो कार्यकर्ता और शक्ति, ये जो 5 उंगलियां हैं साथ मिलाने के लिए, उसमें 5 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं. एक है परिचय, निरंकार, आत्मविश्वास और बुद्धि की शक्ति. दूसरा है सहनशीलता, समझ की शक्ति और समर्पण की शक्ति. तीसरा है संवाद की शक्ति, कम्युनिकेशन पावर. चौथा है नवचैतन्य शक्ति, और 5वां है संगठन की शक्ति, जो हमारी शक्ति सबसे बड़ी है. अभी कार्यकर्ता और शक्ति में जब पहला जिसका हम हर वक्त उपयोग करते हैं कि परिचय, निरंकार, आत्मविश्वास और बुद्धि की शक्ति. और मैं हर वक्त ये उदाहरण आशीष जी ने भी बहुत सुना और मैं सब जगह कहती हूँ. जब हम प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं तो हनुमान जी के बिना तो मज़ा ही नहीं आता. हनुमान जी ही सबसे बड़ी ताकत है. और ये कहानी मैं सब जगह सुनाती हूँ, आप बोर हो गए तो भी सुन लीजिए, क्योंकि ये कहानी हर वक्त हमें कुछ न कुछ सिखा के जाती है. महावीर हनुमान जी का उदाहरण इसलिए देती हूँ कि जब वो छोटे थे हनुमान जी, तो मतंग ऋषि ने कहा था कि तुम अपनी सारी ताकत भूल जाओगे, अपनी सारी शक्ति भूल जाओगे. और जब वो प्रभु राम जी ने उनको ताकत दी तो जाम्बुवंत ने उनको उनकी शक्ति का एहसास दिलाया. जब उनकी शक्ति का एहसास दिलाया हनुमान जी को, तो हनुमान जी उठे और सीता मैया को बचाने के लिए उड़े. जब वो ढूंढने के लिए लंका की जगह पे प्रयाण कर रहे थे, तो आप जानते हैं सुरसा करके एक बहुत बड़ी राक्षसी है, और वो बहुत ही भयानक थी. तो वो रुक जाती है, हनुमान जी को रुका देती है. हनुमान जी को कहती है कि मैं भूखी हूँ,
मेरा पेट भरो, तुम आगे नहीं जा पाओगे। तो हनुमान जी हाथ जोड़ के कहते हैं, माता जी मुझे जाने दीजिए, मैं अपनी माँ को ढूंढने जा रहा हूँ। कहती नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। भी हनुमान जी भी एक आज्ञाधारी, उन्होंने कहा कि ठीक है, खा लो मुझे। तो सुरसा अपना मुंह खोल देती है। 1 योजन, मुझे लगता है वो 10-20 माइल होगा 1 योजन, वो अपना मुंह खोलती है। तो हनुमान जी 2 योजन के आकार के बन जाते हैं। फिर वो 2 योजन इतना मुंह खोलती है तो हनुमान जी 4 योजन के आकार बन जाते हैं। वो 4 योजन का मुंह खोलती इतना बड़ा, हनुमान जी 8 योजन के आकार के बन जाते हैं। हनुमान जी का रूप बढ़ते बढ़ते जाता है, लेकिन उसका मुंह उससे बढ़ नहीं पा रहा था। फिर हनुमान जी की बुद्धि उसमें आ जाती है और हनुमान जी क्या करते हैं, वो एक सूक्ष्म रूप धारण करते हैं, उसके पेट चले जाते हैं, बाहर निकल के उड़ के निकल जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है, कार्यकर्ता जब शक्ति दिखाता है, शक्ति केंद्र प्रमुख को मैं कहना चाहती हूँ, तो हनुमान जी से विराट रूप भी दिखा सकता है, और जब बुद्धि का इस्तेमाल करता है तो एक सूक्ष्म रूप बन के भी हर घर तक, हर वोटर तक जाके हर ताकत को अब पहचान सकता है। ये हनुमान जी की ताकत उस कार्यकर्ता के अंदर है। और मुझे लगता है शक्ति और बुद्धि का योग्य हम उसको साथ में रखेंगे तो मुझे लगता है कार्यकर्ता समझ जाता है, शक्ति केंद्र प्रमुख, कि कौन सी आपको लिस्ट निकालनी है मतदाताओं की, कोणती लिस्ट काढायची आहे, कुठे पोचायचं, कोणत्या बूथ प्रमुखांची बैठक घ्यायची आहे, किती लोकांना एकत्र करायचं आहे। 1+30 बैठक तो शक्ति केंद्र प्रमुख घेतोय की नहीं। और आप याद रखिए, वार्ड अध्यक्ष को ही टिकट मिलता है ऐसे नहीं होता। समझो शक्ति केंद्र प्रमुख अपनी बुद्धि और अपनी विराटता दिखाएगा, ताकत की, वोटों की और बुद्धि की, तो वो भी कल जाके हमारा कॉर्पोरेटर हो सकता है। ये शक्ति केंद्र प्रमुख की ताकत है। और उसी शक्ति और बुद्धि को लेके हनुमान जी आगे बढ़े। मैं आपको क्योंकि वो कारण के हिसाब से कहती हूँ, हनुमान जी आगे बढ़े और आनंद वन पहुँच गए, सीता मैया के पास गए। सीता मैया के पास वो गए, फिर सीता मैया ने उनको पूछा कि परिचय बताओ भाई, आप कौन हो। तो सीता मैया को कहा, मैंने लिख के लाया है, रामदूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। देखिए निरंकार होना कितनी दिक्कत हो जाती है कि मी झोपडपट्टी सेलचा अध्यक्ष आहे मुंबईचा, मी पश्चिम आघाडीचा अध्यक्ष आहे मुंबईचा, मी पदाधिकारी आहे, मी जिल्ह्याचा उपाध्यक्ष आहे, मी राष्ट्रीय मंत्री आहे, मी मुंबईचा मंत्री है। नहीं, हनुमान जी ने बहुत सीधे रूप से कहा है, रामदूत में मात जानकी, जानकी माँ, मैं राम का दूत हूँ। ये नहीं कहा कि मैं विराट हनुमान हूँ, मुझ में कितनी ताकत है। जब मैं छोटा था तो मैं आसमान को पकड़ने जाता था, सूरज को फल समझ के खाने निकला था, मैं किसका बेटा हूँ, मैं अभी एक राक्षसी को मूर्ख बना के आया, मुझे जामवंत ने मेरी ताकत सुनाई। कुछ नहीं, शांत अपने हाथ जोड़ के, अहंकार न रख के हनुमान जी ने कहा कि माता मैं रामदूत हूँ, ये अंगूठी देखिए, मैं आपसे मिलने आया हूँ। और तभी उससे आपको पता चलता है, हनुमान जी कह रहे हैं कि आप अपने अहंकार को किस रूप से देखना चाहते हो। अहंकार से तो कुछ नहीं होता, मुझे भी नहीं हो सकता। मेरा भी अहंकार मैं बढ़ाऊंगी तो आप लोग ही मुझे नीचे ले आओगे, जैसे आपने मुझे ऊपर उठाया है। आखिरकार आप ही मेरी ताकत हो, हम सबकी ताकत है यहाँ पे बैठे हुए हर जनप्रतिनिधि की। तो जब हनुमान जी ये कहते हैं, उसके बाद उनको राक्षस रावण उठा के ले जाते हैं। आनंद वन में इतना बड़ा हल्ला मच जाता है। मुझे याद है वो कहानी मैं बचपन में भी सुनती थी कि हनुमान जी के सामने रावण हंसता है और कहता है, हे हनुमान, तेरे निकट मृत्यु खड़ा है, तुझ्या बाजूला मृत्यु उभा है, तुझे मैं अभी खत्म कर दूंगा। अब देखिए इसमें ताकत। हनुमान जी कहते हैं, मेरे बगल में मृत्यु खड़ा होगा, लेकिन भाई वो मृत्यु तुम्हें देख रहा है। एक बार प्रभु राम श्री ने मुझे बोल दिया तो ये मृत्यु तुम्हें खत्म कर देगा। ये ताकत हनुमान ले आता है। इसका मतलब क्या है? एक बार नेता ने कहा, हमारे पदाधिकारी ने कहा कि शक्ति केंद्र प्रमुख आगे जाके जिस प्रकार से काम कर सकता है बिना अहंकार से, लेकिन जो काम करना है वो काम करके उस काम को सफल कर सकता है। तो मुझे लगता है हनुमान जी के सारे उदाहरण के रूप से, इसलिए मैं कह रही हूँ कि हम क्या सोच रहे हैं कि हम अभी सरकार में नहीं हैं। रावण के अहंकार की महाविकास आघाड़ी की सरकार हमारे सामने खड़ी है। मृत्यु तो हमें देख रहा है, महाविकास आघाड़ी साथ में नहीं रहेगी, हमें पता है।
मृत्यु उन्हें देख रहा है जैसे रावण को मृत्यु देख रहा था, लेकिन ये कार्यकर्ता में ताकद होनी चाहिए। क्योंकि दिक्कत क्या होती है, हम सोचते हैं पोलीस स्टेशन त्यांच्या हातात है, प्रशासन उनके हाथ में है, ये होगा फला होगा इनका होगा, तो कुछ नहीं होगा। हनुमान जी ने कहा है कि मृत्यु तुझे देख रही है, एक बार प्रभु श्री राम ने मुझे ताकत दे दी तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। ऐसी ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंकारी रहे, निहंकार रहे, और उसको सिर्फ एक बार आवाज यहाँ से निकले तो वो सामने वाले विरोधी पार्टियों को मृत्यु दिखा सकता है। ऐसी ताकत रखने वाला हमारा यहाँ पे शक्ति केंद्र का कार्यकर्ता है। इसलिए अपना परिचय, निरंकार, आत्मविश्वास और बुद्धि की शक्ति, ये पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ। दूसरा ऐसे है कि हम सहन शक्ति, समझ की शक्ति और समर्पण की शक्ति, इसमें हम कितना काम करते हैं। अकबर बीरबल की कहानियां हम बहुत सुनते हैं, आप भी सुनते हैं, बचपन से आ रहे, मैं भी सुनती आ रही हूँ। उस कहानी में एक बार ऐसे दिखाया था, अकबर बीरबल कहीं वन में घूम रहे थे और एक बूढ़ी बेचारी एकदम सिकड़ी हुई बुढ़िया पत्थर लेके पेड़ पे मार रही थी, क्योंकि पेड़ में फल थे और वो बहुत भूखी थी। तो उस फल को निकालने के लिए पेड़ पे जोर जोर से पत्थर मार रही थी, लेकिन गलती से एक पत्थर उस पेड़ को लग के शहंशाह अकबर को लग गया। अकबर हो गए क्रोधित कि ए बुढ़िया क्या कर रही हो तुम, उठाओ इसको, और अकबर ने उनको मृत्यु दंड दे दिया। तभी बीरबल जी ने अपना दिमाग लगाया, वो शहंशाह अकबर के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि शहंशाह, मैं आपको कुछ और कहना चाहता हूँ, आप सोचिए, ये जो पेड़ था उस पेड़ में भी जान है। पेड़ हर वक्त सजीव रहता है, जो जिस पे मैं विश्वास रखती हूँ। पेड़ में भी जान है। आप ये सोचिए समझ शक्ति कैसी होती है। उस पेड़ में भी जान है तो भी वो पत्थर हमें उसे मारते हैं तो भी बेचारा पत्थर सहन खा के आपको फल गिरा के देता है। आप तो इतने बड़े शहंशाह हो, आप एक दो पत्थर के मार खा के उसको मृत्यु दंड देने से अच्छा उसको कुछ और देते थे प्यार से। तभी पता चल गया अकबर को कि बीरबल क्या कहना चाहते हैं। इसके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सब कहेंगे कि सहनशीलता, अभी कह रहे थे हम लोग बातें कर रहे थे कि टिकट किसको मिलना चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी, हर कोई अपना परिचय देगा। मी 1980 भारतीय जनता पार्टीत काम करतो, मी 2002 भारतीय जनता पार्टीत करतो, मी हे करतो, मी ते करतो, मी माझं सगळं भारतीय जनता पार्टीला सर्वस्व दिलं, सगळ्यांनी दिलं आणि मानतो कि आपने सब पार्टी के लिए किया है। लेकिन पार्टी में बहुत कोई कार्यकर्ता है, हम सब है, पुराने कार्यकर्ता है, वो हर वक्त वो मार सहन कर करके सालों साल, पीढ़ी दर पीढ़ी, वो फल हम सबको, उस फल को उन्होंने दिया जो फल हमारे पास है। आज की भारतीय जनता पार्टी और 1992 की भारतीय जनता पार्टी में भी कितना फर्क है। और हम सौभाग्यशाली हम ऐसी भारतीय जनता पार्टी में जहाँ पे हम चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। आज कितने लोग, ये चुनाव क्षेत्र मेरा ऐसे है और मेरा सौभाग्य है, कितने लोग भारतीय जनता पार्टी में 2014 से जुड़े हुए हैं और वो शक्ति केंद्र प्रमुख है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है। मैं हाथ नहीं आपके खड़े कराऊंगी, ना आज सवाल पूछूंगी, मैं इतना ही कहूँगी कि आप सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन आपकी इच्छा है समाज सेवा करने की और भारतीय जनता पार्टी के संगठन शक्ति को ताकत देने की, आपका विश्वास है। क्योंकि हमारा ऐसा नेता है नरेंद्र मोदी, जो हर किसी के दिलों में बसते हैं, हर किसी के लिए काम करते हैं। तो हमें काम तो कितना आसान है, आपको तो सिर्फ लोगों तक पहुँचना है, नेता तो आपके सामने खड़ा है। और जब ऐसी चीज़ों में थोड़े बहुत मार, मतलब इसको टिकट नहीं मिला तो उसको मिला, मेरे पास नहीं मिलेगा तो 100 वोट उससे मैं निकाल दूंगा, ऐसी छोटी बचकानी बातें ना करते हुए शहंशाह अकबर भी समझ गए, तो आप जैसे शहंशाह तो बहुत जल्दी समझ जाएंगे। तो सहनशीलता, समझ शक्ति, समर्पण की शक्ति, मैं नहीं कह रही हूँ कि समर्पण करा, तिकीट कोणा दुसऱ्याला दिलं तर देऊन टाका, नाही, आप सब में भी वो कंपटीशन होनी चाहिए कि टिकट किसको मिलना चाहिए। लेकिन टिकट किसको मिल गया, मैं अपना उदाहरण देती हूँ। मैं यहाँ पे चुनाव लड़ना जब चाहती थी तो बहुत ज़्यादा लिस्ट लंबी नहीं थी यहाँ पे लड़ने वालों की, थोड़ा आसान हो गया मुझे, लेकिन आसान इतना भी नहीं था। जैसे आशीष जी ने कहा कि 2014 में लोगों ने कहा ही कुटुन आली, लेकिन ही कुटुन आली ये समझ शक्ति मुझ में थी कि लोगों ने कहा कि नई कौन है, कहाँ से आई, ये समझ आती हूँ। मैं बैंड्रावेस्ट में जाती थी, घरों में जाती थी, लोग भी चाहते कि फैमिलियर फेस होना चाहिए जिनको हम जानते हैं सालों साल।
वो भी मैंने सहन किया, सहन शक्ति थी. लेकिन 2019 में हीच पाहिजे, ही कुठून आली ते हीच पाहिजे, ये ताकत और ये प्रवास मैंने सहनशीलता से किया और उसको समझ शक्ति भी चाहिए. इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं छोटी छोटी बातें कह रही हूँ, लेकिन आपको समझना क्या बात है. कल 2024 में चलो मुझे टिकट ना मिले, हो सकता है, तो उसका मतलब कोई ना कोई मेहनत करके टिकट ले लेगा. लेकिन इसका मतलब मैंने क्या करना चाहिए कार्यकर्ता के रूप से, जिस जिला को मैंने और मेरे कार्यकर्ताओं ने हम सब ने खड़ा किया उसके साथ खड़ा रहना चाहिए. इसका मतलब मुझे टिकट नहीं मिल रहा है, ये आपको कहानी बनाने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन मैं कह रही हूँ कि कार्यकर्ता अपनी समझ की शक्ति, सहन शक्ति और समर्पण की शक्ति इस मुद्दों को कैसे ले जाता है. उसके बाद मैंने कहा तीसरी बात जो आती है वो संवाद की शक्ति. और इस संवाद की शक्ति में हम अटल जी के भाषण सुनते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, सीखते हैं कुछ. मैं अभी भी सुनती हूँ, सोते वक्त सुनती हूँ, उठते वक्त सुनती हूँ. प्रमोद जी के भाषण सुनते हैं, सुषमा जी के भाषण सुनते हैं. इतने ज़बरदस्त वक्तृत्व की धनी हमारी पार्टी है, हम सबके भाषण सुनते हैं. उसमें और एक भाषण है जिनका भाषण सुनने के लिए मैं हर वक्त आतुर रहती हूँ और हम सब रहते हैं, राव साहब दानवे. वो मजाकिया भाषण ज़रूर करते हैं लेकिन मैसेज बराबर से पहुँचाते हैं. और तीसरी संवाद की शक्ति जो मैं तीसरा पॉइंट कहती हूँ, उसमें उनका एक भाषण था कहीं. उन्होंने कहा था कि वो कभी जब सरपंच बने थे, अभी उन्होंने मुझे भी बचपन से देखा हुआ है, मेरे मराठवाड़ा के इलाका से आते हैं और हमारे अभी मंत्री हैं. तो जब सरपंच बने तो उन्हें कोई 15 अगस्त के कार्यक्रम में बुलाया था, झंडा वंदनाला बोलवलं होतं. और फिर उन्होंने कहा कि मैं अच्छा कुर्ता पजामा पहन के निकलूँगा. अच्छा, उनके कुर्ते की जब उन्होंने पैंट पहनी तो पता चला वो 6 इंच लंबी थी. और फिर आपको माफ़ करिए मैं कहानियाँ वही कह रही, लेकिन कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है और मुझे लगता है ये हर कार्यकर्ताओं से जुड़ती है. तो वो लंबी 6 इंच लंबी पैंट थी. तो उन्होंने पहले अपने पत्नी से कहा, प्रिय पत्नी, ये 2-3 इंच जो कुछ पैंट लंबी होगी ज़रा कम कर देना, 2-4 इंच बढ़ गई होगी, 6 इंच बढ़ गई होगी, इसको छोटे करके मेरे हिसाब से बना देना. उन्होंने कहा मुझे काम बहुत है, मैं नहीं कर सकती. फिर वो अपनी प्यारी माता जी के पास गए. तो राव साहब ने कहा की आई जरा शिवून दे ना ग पॅन्ट माझी छोटी झाली. अभी हम मराठवाडा में इसी भाषा में बात करते. आई म्हटले जा ना तुझ्या बायकोकडे जा ना, आत्ताच तर लग्न झाले, करून घे तुझ्याकडून. तो माँ ने भी नकार दिया. फिर वो अपनी बहन के पास गए, चुलतीकडे गेले. चुलतीला म्हणाले की अगं माझी पॅन्ट छोटी करून दे ना ग, मला जायचं उद्या सकाळी. तर त्याच्यात म्हणाले, चुलती म्हणली आता नवी बायको आली घरी, तिने करायचं का मी करायचं. अभी तीनों जगह पे 0. तो तभी दानवे साहब ने बोला चला जाऊ दे, बेल्ट आहे आपल्याकडे, 2-4 फोल्ड करूया, जसं मुंडे साहेब पॅन्ट वरती करायचे, बेल्ट लावून टाकूया, जाऊया झंडा वंदनाला. चलो सुबह उठ गए, फ्रेश कुर्ता पहना और पजामा चढ़ाया. तिथं बरबुडा झाली होती, कुर्ते की शॉर्ट हो गई थी. फिर वो चकित हो गए, पूछा बीवी को. तो बीवी ने कहा अहो तुम्हीच तर सांगितलं होतं छोटं करायला, करून टाकलं मी. फिर माँ के बयस गए, आता तुझी बायको तर काही करणारच नव्हती म्हणून मी करून टाकलं. वो चुलती म्हणली आता परत तू काहीतरी म्हणायचं मला, म्हणून मी पण करून टाकलं. लेकिन प्रॉब्लम था इन तीनों में कोऑर्डिनेशन नहीं था. कोऑर्डिनेशन होता तो बरमूडा नहीं बनती. तो मैं आपको ये कहानी इसलिए सुना रही हूँ, अपनी विचारों की बरमूडा मत करिए. वो जो लंबी पैंट है उसको ही रहने दीजिए. कार्यकर्ता में संवाद का अभाव होगा. माफ करिए, पूनम ताईनी फोन नाही उचलला, काम झालं का हो, कधी नाही उचलला. अरे तिला पण समजून घ्या. समजा कार्यकर्ताच म्हणू लागले आशीष फोन उचलत नाही, पूनम फोन उचलत नाही. अरे यार समझ तो लो. जानते हो आप लोग की कोशिश तो कर रहे हैं, गलतियां भी हम करते हैं, लेकिन संवाद कैसे होना चाहिए और वो कम्युनिकेशन स्किल कैसे होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी बात है. इफ़ यू डोंट हैव कम्युनिकेशन देयर इज़ नथिंग. और वही संवाद, और मैं गर्व से कहती हूँ, अब ये थोड़ा मैं वाक्य ऐसे कहूँगी मुंबई में उसका बवाल ना हो जाए, ना जलवा हो जाए उसका. ये मेरा सौभाग्य है कि मुंबई में मुझे पता नहीं किसका कितने साथ संवाद है, लेकिन मैं, पराग जी और आशीष जी और सुषम जी, हम चारों का संवाद सबसे कड़क और सबसे मजबूत है, इसलिए सबके साथ संवाद होता है और ये जिला आगे बढ़ रहा है.
हम हमारी सारी दिक्कतें साइड में रख देते हैं क्योंकि हमारा संवाद ना गला हो। जब मैं दिल्ली आती हूँ तो आशीष जी दिल्ली आ जाते हैं, अभी वो कल आ रहे हैं, तो हमने तय कर लिया कि हमने मिलना है, काम करना है। आज दोपहर को पराग दादा के साथ खाना खाते खाते हमने चीज़ें, संवाद कभी छूटा नहीं हमारा। 4 चीज़ें हम दोनों के एक दूसरे की पसंद भी नहीं आती होगी, लेकिन कभी संवाद नहीं छूटा। और जिसको नेता बनना है ना, वो संवाद की शक्ति अच्छे से जानता है और वो कार्यकर्ता को सिखाने की उसकी ताकद होनी चाहिए। जेव्हा काम करून घ्यायचे तर संवाद लोकांबरोबर असल्याशिवाय लोक तुमच्याकडे येणार नाहीत आणि काम तुमचे होणार नाही। इसलिए संवाद ये बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है दानवे साहब ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया है इसके बारे में। इसके बाद चौथी बात, नव चैतन्य की शक्ति। फेब्रुवारीत सरकार बदलणार, जानेवारी 14 सरकार बदलणार, मार्च 31च्या अगोदर फाईल बंद होण्याच्या जागी IT रिटर्न झाले ना झाले सरकार बदलणार। अरे काय करायचं तुम्हाला? हे नेते ठरवतील ना, तुम्ही कशाला बैठलावून आपले पैसे खराब करताय? जब सरकार बदलनी है ना, वो बदलेगी। और हम कोई गणित के कच्चे हमारे नेता तो है नहीं, वो जानते हैं कभी कितना स्ट्राइक मारना है, कभी कितना स्ट्राइक पीछे लेना है। आपका काम इसमें कुछ नहीं है। मतलब नाही, आज ह्यांनी सांगितलं, अरे परवा तुम्हाला सांगत होता त्याचं एका शिवसैनिकाशी बोलणं झालं, असं व्हायलं तसं व्हायलं। अरे कशाला? तुला काय माहिती का वरती काय चालू है? जब सही समय आएगा तभी होगा ना। अभी हम इस विषय पे संवाद करें लोगों से कि असं झालं तसं झालं, या हम लोगों को ये कहें कि ताकत कैसी निर्माण करनी चाहिए। नव चैतन्य कैसे आता है? मैं ये उदाहरण मेरे युवा मोर्चा में देती थी। गरुड़ सुनो, गरुड़ पक्षी आपको पता है, हम देखते नहीं यहाँ पे ईगल, लेकिन ईगल की एक कहानी है। मैं खुद प्राणियों के लिए और सबके लिए काम करती हूँ, इसलिए मुझे इसकी कहानियाँ ज़्यादा पता है और उसके फैक्ट्स पता है। ईगल गरुड़ 70 साल जीता है, ऑलमोस्ट 70 ईयर्स, लेकिन उसको पता है उसकी ज़िंदगी में एक रीबर्थ होता है, वो फिर से पुनर्जीवित होता है। जब ईगल या गरुड़ 35-40 साल का होता है तो वो, ये आप पढ़िए, आपको पता चलेगा, उस पर डॉक्यूमेंट्रीज भी है, वो उड़ के पहाड़ की ऊंचाई पे चला जाता है और वो पहाड़ की ऊंचाई पे जाके अपनी चोंच उसको घिसता है और तोड़ देता है, अपने नाखून कुरेद के तोड़ देता है, अपने पंख खुद की चोंच से निकाल के पंख तोड़ देता है। और फिर वो इतना सहन करता है, वो इसलिए सहन करता है कि उसकी प्रवृत्ति में, गरुड़ के, ये पुनर्जीवन बहुत ज़रूरी होता है और इस पुनर्जीवन में इस दौर से जाना उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इस दौर से वो गरुड़ जब जाता है तो उसी कुछ महीनों में आहिस्ता आहिस्ता उसके नए पंख आते हैं, उसकी नई चोंच बढ़ने लगती है, उसके नाखून आते हैं और फिर उन कुछ महीनों के बाद गरुड़ फिर से उसी ऊपर की ऊंचाई से उड़ के आकाश को अपने साथ लेके आगे बढ़ता है। ये मैं क्यों कह रही हूँ? अभी इसमें समय बिता के बैठ लगाना, कौन क्या कर रहा है। देखिए, महाविकास आघाड़ी के बारे में बात करने के लिए हमारे पास बहुत मुद्दे और उसमें हम लड़ रहे हैं, हमारे नेतृत्व तो यहाँ पे बैठा है, लेकिन एक कार्यकर्ता का क्या काम है? वो कुछ गलत करे तो संवाद लोगों से करे, बताए वो कुछ गलत करें, हम क्या सही करें वो लोगों तक बताए। और अभी नव चैतन्य, अभी हम फ्री आहे, कितने साल से हम लढ रहे थे, 25 वर्ष झालं, युतीत असं झालं, माझं तिकीट नाही झालं, त्याच्यामुळे त्याचं तिकीट गेलं, कितना हम किटकिट करते थे, वो तो हमारे से ज़्यादा करते थे। जब ये सब हुआ और उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह इन सब चीज़ों से मुक्त है और आज हमारे लिए आसमान, जैसे गरुड़ के लिए आसमान इतना खुला है, जब हमारे लिए आसमान खुला है तो हम क्यों नहीं काम कर रहे हैं उसके लिए। और ये नव चैतन्य हम में लाना बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए नहीं कि ही काय बोलते हैं, हिला काय माहिती, मैं भी उस, हर कोई देखिए राजनीति में हर फेज़ में जाता है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन आदमी उस रूप से क्या काम करता है वो बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ, बदलाव लाना है तो अपने आत्मगुण को, उसका योग्य उसका इस्तेमाल करें कि उसका किस रूप से हम नव चैतन्य लाए। और नव चैतन्य लाना है तो मैं इस जिले को फिर से कहती हूँ कि हमें मेयर बनाना है तो उस जिले से ही बनाना है। तो आप में नव चेतना उस तरीके से, एक एक गरुड़ यहाँ पे बैठा हुआ है, वो आने वाले महीने बहुत मेहनत करेगा और फिर आसमान की ऊंचाई तक ले जाने के लिए मध्य उत्तर का एक एक कार्यकर्ता काम करेगा, ये अपेक्षा रखती हूँ। 5वां मुद्दा, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, संगठन शक्ति। अभी संगठन शक्ति के बारे में हर किसी के पास अलग अलग कारण है, बताना चाहते हैं। मैं अपनी कहानी कहूँगी तो इनके साथ ही मैंने शुरुआत की है।
तभी कुछ पता नहीं था, क्योंकि हर नेता घर पे आते थे, वो काका मौसी दादा मामा थे, उनको घर के बाहर जी बोलने की अकल नहीं थी। अच्छा, एक दो जी कट गए, उसमें मेरी 4-5 साल खराब हो गए। मैं आपको कह नहीं सकती, मन में कोई ये नहीं था किसी के बारे में, देयर इज़ नो मैलिस इन माई हार्ट। बोलती हूँ सीधा तो वो ज़्यादा अच्छा है, आज नहीं तो कल उसका फ़ायदा हो। कहते हैं ना कि अभी मैं इसमें महिला पुरुष करना नहीं चाहती, लेकिन पुरुष जब ताकत से कुछ भी बोलता है तो कहते हैं ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, महिला ताकत से कुछ कहते तो बोलती उद्धट है। अभी इसमें आप फर्क देखिए, अभी उस फर्क में थोड़ी मैं भी पिसी हूँ, मेरा भी गड़बड़ बना था, और उस पिसाव में भी मैं आपको संगठन शक्ति इतना ही बनाऊंगी कि जो जो जिम्मेदारी हम सबको मिलती है। 2006 में भारतीय जनता पार्टी में आई हुई पूनम, 2009 में सबसे भारी वोटों से हारी हुई पूनम महाजन, 2013 में राष्ट्रीय सचिव बनी पूनम महाजन, 2014 में आपके सबके प्यार से आपके समर्थन से बनी हुई सांसद पूनम महाजन, 2016 में महाराष्ट्र में सिर्फ प्रमोद जी थे, उसके बाद राष्ट्रीय युवा मोर्चा अध्यक्ष पद का सबसे बड़ा आशीर्वाद 2016 में मिली हुई पूनम महाजन। 2019 में अपने लोगों ने ये चलाना शुरू कर दिया कि आता निगत नहीं छोड़ दिया, लेकिन वो भी आप सबकी मेहनत की वजह से, प्यार की वजह से 2019 में भी जीत के आने वाली पूनम महाजन। ये संगठन शक्ति नहीं तो और क्या है, ये आपने वो शक्ति दी, इसलिए वो शक्ति को आदमी आके ले जाता है। और मैंने अपने आप को एक, हर कोई कहता है कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस का गढ़ है, ये मुझे 2014 से हर कोई मेरे सर पे वो डालता रहा। शिवसैनिक भी मुझे आके बोलता था काँग्रेस का गढ़ है, बोला तुम्ही तर बोलू नका काँग्रेसचा गढ़ आहे, क्या बोलता है, कशाला घाबरता है। हर कोई कांग्रेस का गढ़ कहता था, अभी दिक्कत हो गई है बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी का गढ़ है, ऐसी बात शुरू हो गई है। अभी उस पर उपहास भी कोई कार्यकर्ता अपने ही करते हैं और उसकी इंजॉयमेंट 99%। अभी 1% कार्यकर्ता कभी कभी दुखी होता है कि अपना गढ़ बना रहे, अपना तो गढ़ बनाया भाई, किसी और का तो नहीं बनाया। और उस संगठन शक्ति को भारतीय जनता पार्टी के इस जिले में देखना बहुत ज़रूरी है। पुराने कार्यकर्ता हो, नए कार्यकर्ता हो, हर किसी ने अपने आप को एडजस्ट किया। मुझे नहीं लगता ये किसी जिला में होता होगा, यहाँ पे ऐसी लड़ाइयाँ भी नहीं होती, हर किसी ने अपने आप को एडजस्ट किया। और मुझे लगता है हम सबकी कार्य शक्ति है। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये 5 महत्वपूर्ण बातें हम अपने आप में आत्मसात करें। मैं आपको लेक्चर नहीं दे रही हूँ, मैं खुद भी ये सीख रही हूँ, इसलिए मैं लिख रही हूँ। मैं बहुत पढ़ती हूँ, मैं बहुत लिखती हूँ, मेरे साथ किताबें भी होती है और मैं हर वक्त कुछ ना कुछ अध्ययन करती हूँ। और आप सब जानते हैं, मुझे देखते कभी किताब लेके चलती, कुछ लिखती है, कुछ नया देखती है, हम उस पर डिस्कस भी करते हैं। आदमी हर वक्त खुद सीखता रहता है। तो जो मैं खुद सीखी हुई हूँ उसका सिर्फ मैं आपको प्रतिकृति सोचा शेयरिंग नोट्स भी हमारे हो जाए। अभी राजनीतिक रूप से देखा जाए तो हम MIG क्लब में हैं। MIG क्लब में मेरे लिए तो बड़ा लकी क्लब है ये। जब यहाँ पे आके मैंने भाषण किया है, भारतीय जनता पार्टी का परचम अच्छे रूप से इस जिला में लहरा है। अभी ये वही MIG क्लब है जहाँ पे क्रिकेट के रथी महारथी आते हैं, और मुझे लगता है वो एक उदाहरण था सचिन तेंदुलकर जी का। पाकिस्तान के साथ टेस्ट मैच थी, 16-17 साल के सचिन तेंदुलकर, पहली या दूसरी टेस्ट उन्होंने की, कुछ 8-10 रन बनाए, ठीक ठाक काम नहीं किया। तीसरी टेस्ट में वो ड्रॉप हो गए, चौथी टेस्ट में उनको फिर से काम दिया गया, चौथी टेस्ट में 3-4 बैट्समैन आउट होने के बाद इनका नंबर लगा। मुझे लगता है तभी वकार यूनिस, वसीम खान, इरफान क्या उनका नाम है, इमरान खान, ये सारे बड़े बड़े बॉलर्स चलते थे। और फिर इमरान खान ने उन पे 2-3 बाउंसर लगा दिए, एक बाउंसर गया, दूसरा बाउंसर गया, मुझे लगता है तीसरा बाउंसर बचाते बचाते उनके नाक पे बॉल लग गया। उनके नाक पे बॉल लग गया तो तभी इतना बहुत हाई फाई होता नहीं होगा, तो कोई स्ट्रेचर लेके गया, कोई थोड़ा आइस पैक लेके गया, उनके पास गया और सचिन जी के नाक पे उन्होंने वो लगा दिया। अभी वो 16 साल का बैट्समैन सचिन तेंदुलकर, जब उसके नाक पे सारा खून लग गया था, नाक पे जब आइस लगाने लग गए तो उसको कहा कि चलो अभी चलते हैं अंदर। तो उन्होंने सिर्फ अपनी छोटी सी आवाज़ में रुका के कहा, मैं खेलेगा। क्या कहा उसने? मैं खेलेगा। और उस एक शब्द से मैं खेलेगा इस क्रिकेट का महानायक पैदा हुआ। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ कहना है मैं खेलेगा। ये जो सत्ता की बाजी है वो हम खेलेंगे। आज हमें इतना बड़ा आकाश मिला है, भारतीय जनता पार्टी के पास ताकत है, उसको खेलते खेलते हम आगे बढ़ाएंगे। और ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि 2019 में जब धोखे से
जब धोखे से शिवसेना ने हमको रन आउट किया था, अभी आने वाले महापालिका के चुनाव में उनको क्लीन आउट करने का काम आज हमारे पास है और हमें महानायक बनने का ये बड़ा मौका मिलेगा। आजकल भाषणों में मैं ये भी सुनती हूँ, पहले जब हम भाषण सुनते थे तो वही लोग जो आजकल दूसरी पार्टियों में बैठ के बात कर रहे हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तभी बड़ी पीड़ा होती थी कि हमारे ही युति के लोग ये कहते हैं। लेकिन आज हम क्या कहते हैं, मंदिर तो वहीं बना रहे और तारीख भी तुम्हारे मुंह पे दिखा रहे, इस तरीके की तारीख। और आज कल तो काशी का भी कार्यक्रम बहुत बड़ा होने वाला है। जो कहा वो किया, 370 हो, धारा हो, ट्रिपल तलाक हो, जो हमने हमारी विचारधारा के रूप से कहा वो किया। लेकिन आज पूछना चाहती हूँ मैं, और आप भी पूछिए, कि हमारे सबके अलायंस शिवसेना से रहे न रहे, लेकिन मुंबई में जब हम रहते हैं तो वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे को याद करना और उनको नमन करना भाजपा का कार्यकर्ता शिवसेना से भी ज़्यादा करता है। ये हमारे संस्कार है। उनकी तरह संस्कार नहीं कि हमारे नेताओं को गाली देना, हमारा संस्कार है और हम बाला साहब को दिल से मानते हैं। लेकिन हम उनको ये सवाल कभी पूछते हैं, क्योंकि वो सब छोड़िए आपकी जूम में क्या होता है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट रिबटल करते हैं कि स्मारक वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। कभी आपने उनको पूछा है? ये बात बहुत जरूरी है कि हम तो जो कहते हैं हम करके दिखाते हैं, लेकिन आपने क्या किया? सरकार उल्टी तो पूनम महाजन का भी स्मारक से नाम निकाल दिया, तभी महाजन और ठाकरे परिवार की ताकत नहीं दिखी। पहले युवराज जी ने लिख दिया कि सबसे पहले यहाँ से एक व्यक्ति निकलेगा जो भाजपा से आया हुआ है। तो क्योंकि मैं हर मीटिंग में, जैसे मेरे पिताजी का स्मारक बन रहा है, मैं हर मीटिंग में अपना दिमाग बहुत लगाती थी, आप जानते कैसे मैं बात करती हूँ। तो मैं अभी पूछना चाहती हूँ कि तो स्मारक तो आप वहीं बनाएंगे क्योंकि हमारी पार्टी ने उसके लिए काम किया, हमारे लिए वंदनीय है बाला साहब जी, लेकिन तारीख कब बताओगे ये तो बताओ, ये पूछना बहुत ज़रूरी है। मध्यंतरी आशिषजी ते हेही म्हणायचे काय, हे लोक छापा टाकून काटा काढतात असं मी ऐकलं। आता कोण म्हणलं याच्यावर मी बोलणार नाही, पण छापा टाकून काटा काढण्यासाठी गरीब शेतकऱ्यांचे बँका बुडवून पैसे घेणाऱ्या लोकांवर छापा टाकून त्यांचा काटा काढून त्यांना जेलमध्ये टाकणारच ही ताकद भारतीय जनता पार्टीची आहे। पण मला तुम्हाला हा प्रश्न विचारावा असं वाटतो, 2019 मध्ये भाजपाच्या मार्गात काटा टाकून सत्तेसाठी हिंदुत्वाच्या वाटा कोण विसरले हे जरा शिवसेनेला जाऊन तुम्ही विचारा, हा प्रश्न विचारायला पाहिजे। आजकाल घड्याळच सगळ्यांचं समर्थन करते आणि घड्याळच ठरवतं की कुठच्या दिशेने आकडे आणि काटे जाणार। स्माइली फेस लेके घड़ी लेके आगे बढ़ती है, लेकिन घड़ी में हर छोटा बड़ा जो आंकड़ा होता है वो तय करते हैं कौन कहाँ जाता है। लेकिन जब 12 तारीख आज है, आदरणीय मुंडे जी की जयंती है, जब आज 12 तारीख है तो घड़ी के 12 कैसे बजाने हैं ये आज हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख यहाँ से तय करके जाएंगे। ये ताकत हमें दिखानी है। मैं सबको इतना ही कहना चाहती हूँ आणि ये माझी खरंच विनंती आहे, आत्मविश्वास आपल्यात कमी नाही आहे का? नाही आहे। आपल्यात सहनशीलता नाही आहे का? होती ना, म्हणून ते एवढ्या वेळ आपण युती चालवली। आपल्यात समजशक्ती नाही का? बिलकुल आहे, म्हणून एवढी ताकद आहे, आपण थांबलो आहोत। मग हे सगळ्यांचे एकत्रपणा येऊन आपण का नहीं काही करू शकत? आज सबने कहा कि शक्ति केंद्र प्रमुख का क्या काम होना चाहिए, बूथ प्रमुख ने क्या करना चाहिए, 1+30 ने क्या करना चाहिए, अलग अलग रूप से बताया। लेकिन ये सब करके आप कितने शक्तिशाली हो देखने का प्रदर्शन सिर्फ आपको देख के मुझे करना नहीं है। आने वाले समय में ये सारा भाषण मैं इसलिए आपको देना चाहती हूँ कि एक प्रभु श्री राम का दूत जैसे हनुमान जी अपनी विशालता भी दिखा सकते हैं और अपना सूक्ष्म बुद्धि की ताकत भी दिखा सकते हैं। आज बैठे हुए आप सब हनुमान यहाँ पे बैठे हुए हैं और आज वही हनुमान ये तय करेंगे कि कहाँ बुद्धि का उपयोग हो और कहाँ पे विराट रूप दर्शन दिखाने का योग हो। तो आप सबसे यही मैं विनती करती हूँ कि हम सब साथ में मिलके आज ये शपथ लें कि इस दिन से लेके आने वाले चुनाव तक, क्योंकि हम उस गढ़ में बैठे हैं जहाँ पे आजू बाजू स्पीकर पे जिन्होंने पार्टी चलाई है उन सबके कान पे हमारे भाषण पहुँच रहे हैं। आज उनको यहाँ से बता के जाना है की आता MIG मधून भारतीय जनता पार्टीची आवाज निघणार आणि महापौर इथून ठरवून भारतीय जनता पार्टीच ठरवणार
ठरवणार की नाही ठरवणार? तू खेलेगा की नहीं खेलेगा? जीतेगा कि नहीं जीतेगा? मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? भारत